मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन और सेमिनार में सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई शिक्षा नीति 2020 को भारत को विश्व गुरु बनाने की आधारशिला बताया। अतिथि के रूप में बोलते हुए देवनानी ने कहा कि यह नीति केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्र विकास का प्राण है। उन्होंने ये भी बताया कि कस्तूरी रंगन समिति के साथ में मिलकर इस नीति को अंतिम रूप देने में उनका भी योगदान रहा है। देवनानी ने इसके सफल क्रियान्वयन में शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त भूमिका को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुझाव देकर के नीति को ज्यादा प्रामाणिक बनाते हैं। नई नीति में मातृभाषा में शिक्षा, रटने की प्रवृत्ति का अंत और विश्वविद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का पाली दौरा रहा। जाडुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने औचक वहां पर निरीक्षण किया। मौसमी बीमारियों और दवाइयों की उपलब्धता की तमाम जानकारियां वो लेते हैं। चामुंडा माता मंदिर में दर्शन किए तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर जांचा और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम और जन गण मन प्रतिदिन करवाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं 33 केवी लाइन हटाने के आग्रह पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। देवली ग्राम में सफाई व्यवस्था की खुद उन्होंने जांच की। आचार्य श्री तुलसी दीक्षा शताब्दी समारोह में भी शामिल होते हैं और इसके बाद जयपुर के लिए वे रवाना होते हैं। तो ये तस्वीरें पाली की आप देख सकते हैं। और शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर यहां पर एक स्कूल का दौरा करते हैं पाली के और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर जो भी खामियां दिखाई देती है उसमें सुधार के आदेश भी देते हैं। तो इसी के साथ में चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद वो लेते हैं। राजधानी से खबर, महाराजा कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े हमला हुआ है। गोखले हॉस्टल मुख्य द्वार पर असामाजिक तत्वों ने सरिये और डंडों से छात्रों पर हमला किया। घटना 3 दिन पुरानी है। आधा दर्जन से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। छात्रों ने पहले ही सुरक्षा का अंदेशा जता दिया था और बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया। कॉलेज प्रशासन ने रिपोर्ट लेकर के मुकदमा दर्ज कराया। तो घटना 3 दिन पुरानी है और नहीं आ रहा। तो लगातार आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं और लेकिन जब ये वीडियो देखते हैं और ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कोई एक्शन होगा, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। महाराजा कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े हमला होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। देखिए, आपको बताते हैं, मिली जानकारी के अनुसार महाराजा कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार जो फैकल्टी है उसने ये कहा कि बाहरी जो लोग हैं वो इसमें अलाउ नहीं होंगे। ऐसे में जो गोखले हॉस्टल के जो युवा है उन्होंने फैकल्टी का समर्थन किया। इस बीच बाहरी लोगों के प्रवेश पर जो है रोक लगा दी। ऐसे में कुछ जो बाहरी तत्व थे उनके द्वारा जो है जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया गया। ऐसे में उन्हें नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद उनके द्वारा जो है अपने अन्य साथियों को बुलाया गया और अन्य साथियों को बुलाने के बाद लाठी डंडों से जो है वहां पर मारपीट की गई। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सरिये, लाठी डंडे लेकर जो है ये बाहरी जो युवा है सामाजिक तत्व उनके द्वारा यहाँ पर मारपीट की जा रही है। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो संबंधित थाने में मामला जो है दर्ज करवाया गया है और इस पूरे मामले में जो कॉलेज प्रशासन है उसके द्वारा भी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लेकिन इस पूरे मामले में जो महाराजा कॉलेज है उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल नपुर खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल कुणाल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जिन पर ये हमला हुआ वो तमाम छात्र फिलहाल कैसे हैं? देखिए, आपको बता दें कि 15 से 16 छात्र जो हैं इसमें घायल होने की जो सूचना है, जिनको मामूली चोट लगी है और
जो है अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी। उनके द्वारा छुट्टी मिलने के तुरंत बाद जो है इस पूरे मामले में जो है परिवार दर्ज करवाकर FIR दर्ज करवाई गई और इस पूरे मामले में जो जांच है वो अभी लगातार जारी है। आने वाले में जब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के ठीक है द्वारा कुणाल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हैरत की बात यह है यहाँ पर कि पहले ही सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने का अंदेशा यहाँ पर लग चुका था और पहले ही ये कहा गया था कि भाई बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आए, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल में डटी हुई है, उसके बाद में ही पूरा खुलासा हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से कौशलम 2025 प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर के टीम वर्क, समन्वय, प्रबंधन, कौशल और संस्थागत नेतृत्व के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। संवादात्मक केस स्टडी, वास्तविक परियोजनाएं, समूह गतिविधियां और प्रबंधन अभ्यास के माध्यम से अधिकारियों में समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और सहयोगात्मक निर्णय क्षमता को और ज्यादा सुदृढ़ किया गया। करीब 10 घंटे चले इस ट्रेनिंग ने प्रतिभागियों में नई ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम आधारित कार्य संस्कृति को भी बढ़ा दिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब बात रतनगढ़ की करेंगे, जहां पर शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज होती है। विधायक पूसाराम गुदारा की अध्यक्षता में यह बैठक होती है, जिसमें 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक गुदारा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। बैठक में प्रभारी ओम प्रकाश भादु ने सभी कार्यकर्ताओं को समय पर पहुंचने और अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस संगठन ने बताया कि रैली के लिए रतनगढ़ क्षेत्र से 60 से भी ज्यादा गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बैठक में शहर और देहात ब्लॉक अध्यक्षों सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर के रणनीति बनाई। जोधपुर में टूरिस्ट वीजा पर घूमने के लिए आई यूक्रेन की महिला की शनिवार को मौत हो गई थी। यूक्रेन दूतावास की तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी सुपुर्द की गई। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना अधिकारी ईश्वर चंद्र पारिक ने बताया कि मृतका कैटरीना यूक्रेन की रहने वाली थी। वर्तमान में 19 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में गौरव मिश्रा के घर पर रुकी हुई थी। मृतका इससे पहले भी 3 बार भारत आ चुकी है और इस बार 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। 6 दिसंबर की सुबह यानी कि 8:30 बजे वो उठी थी और इसी दौरान घर में रहने वाली एक बच्ची को गुड मॉर्निंग बोलकर वापस सो गई थी। इसके बाद वो 10:30 बजे तक उठी ही नहीं। इस पर उसे लेकर गौरव 108 एम्बुलेंस में लेकर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना के बाद गौरव ने उनके बेटे ओलंग को सोशल मीडिया के जरिए कॉल करके उसकी मौत की जानकारी दी। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पूरा खुलासा हो पाएगा। MDM हॉस्पिटल से हमारे को MLC कॉल आया कि एक यूक्रेनी विदेशी महिला है जिसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। तो इसी इत्तला पर हम वहाँ पर पहुंचे तो ये स्थानीय 21 सेक्टर 804 नंबर मकान में गौरव मिश्रा है। इनके मकान पे ये यूक्रेनी विदेशी महिला ठहरी हुई थी। इनकी उम्र 58 साल थी। इनका नाम कैटरीना था। मूल रूप से विनीत्सिया यूक्रेन की रहने वाली थी। ये पहले भी 2 बार भारत आ चुकी थी। 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पे आई थी। तो इनके यहाँ पे ठहरी हुई थी वो मिश्रा और एक जितेंद्र है। उनका कहना था कि ये सुबह जब नींद से नहीं उठी तो इनको पहले 8:30 बजे उठी थी। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला एक बच्ची को और उसके बाद में बोले मैं थोड़ी देर सोऊंगी। फिर बाद में ये 10:30 बजे तक कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, उठे नहीं। तो इनको उठाने की कोशिश की तो उठे नहीं। फिर हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल पे डेड डिक्लेयर कर दिया इनको। तो ब्रॉड डेड बताया हॉस्पिटल का स्टेटस। तो ये जो यूक्रेन दूतावास है वहाँ पर नियमानुसार सूचना भिजवाई गई। सूचना पर उनके द्वारा एक इंडियन फ्यूनरल एजेंसी है उसका प्रतिनिधि मामूद किया गया
प्रतिनिधि आने पर उनका नियमानुसार मेडिकल बोर्ड से पीएम करवा के और बॉडी। और अब शाहबाद की बात करेंगे, जहां पर शाहबाद के नौनेर मझारी गांव में 108 में गूंजी किलकारी। दर्द से कहरा रही महिला की एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई। डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। जच्चा बच्चा को डिलीवरी के बाद में शाहबाद अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो एक दर्द से करा रही महिला की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित है, स्वस्थ है। तस्वीरें आप देख लीजिए, मासूम सी और चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा राज्यसभा, जहां पर राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं। उन्हें कैसे जगाया जाए लाइक एनीबॉडी एल्स। मैं उसमें मुसलमानों को बाद में रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुसलमानों की वोट की तिजारत करने वाले, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, यह कांग्रेसी और सारे दल के लोग बहुत आगे आएंगे, मुसलमान बहुत पीछे आएंगे। मैं बताता हूं क्यों। किसी मुसलमान से आपने सुना कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा ये? यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं पिछली सभा में कह करके आया हूं, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। समस्या यहां है। इसी दूसरी सदन की फ्लोर में एक नेता ने कहा, वह जो हिंदू होते हैं वह 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ और झूठ बोलते। यह भारत का देश है, मजहबी आधार पर बंटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया, वो पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बयान और याद है इनके नेता का। अपने कार्यालय के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था, हम सिर्फ भाजपा से नहीं, भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी भाजपा से कम भारत के राज्य से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिक लड़ती है। इसको ये चुनौती के साथ कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग भारत के गाल पर वो तमाचा मारते और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। याद होगा आपको उनका बयान नेताजी का। मैं उस नेताजी के नाम को लेकर के अपनी जवान को गंगा नहीं करूंगा। और तो शर्म क्या आती है अध्यक्ष महोदय, इस देश में विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। और इतनी इनकी हिम्मत है कि यह इस देश के अंदर दूसरे बाबर मस्जिद को बनाने का दावा करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बहस की बहुत बड़ी जरूरत है। अब मैं कुछ तथ्यों पर आऊंगा। जो तथ्य इन्होंने नहीं बताया, इस सदन को जानना चाहिए। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की, वह व्यक्ति 1908 में मुस्लिम लीग का संस्थापक था। वह व्यक्ति जब 1919 में तुर्की में खिलाफत खत्म की गई, अंग्रेजों ने नहीं खत्म किया था, एक तुर्की के आधुनिक मुसलमान, पढ़े लिखे शिक्षित जाहिल नहीं मुसलमान, उसने खत्म किया था। उसने मस्जिद की छड़ पर तज करके कुरान को लात मारी थी। उस मुसलमान ने खिलाफत खत्म की थी, उसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा। और वह व्यक्ति जो 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस
बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब के सालन उर्स पर अजमेर डेयरी ने विशेष इंतजाम किए हैं। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष ने मंगलवार को डेयरी परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि ख्वाजा साहब के सालाना उर्स में जायरीन की सुविधा के लिए विशेष सेल बनाई गई है। आने वाले जायरीन को उसकी पसंद का डेयरी उत्पाद सुगम और निर्धारित मूल्य पर मिले, इसके भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि डेयरी प्रबंधन मंडल के निर्णय के अनुरूप सभी दुग्ध उत्पादक समिति के सचिवों को 25,000 का मानदेय 1,000 लीटर दूध संग्रहण पर दिया जाएगा। मौके पर मौजूद डेयरी एमडी रामलाल ने बताया कि अजमेर डेयरी शहर में अनेक प्रमुख स्थानों पर डेयरी पार्लर की भी आम लोगों से पेशकश कर रही है। अध्यक्ष ने अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों की भी जानकारी दी है। बड़ी खुशी की बात हमें यह है कि कल जो हमारा दूध आया संकलन हुआ अजमेर ज़िले से 4,40,000 गत वर्ष की तुलना में इसी दिन 1,00,000 लीटर दूध बढ़ा है। और इसका बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि हमने 21 नवंबर से दूध के भाव 10 रुपये फेट कर दिए, जो न केवल राजस्थान, हिंदुस्तान, बाकी दुनिया, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा भाव दे रहे हैं। पशुपालक जो है बहुत परेशानी से गुजरे थे। जब अतिवृष्टि हुई थी अभी 4 महीने तक, तब जब पशुओं का चारा नहीं था, फसलें खराब हो गई, ऐसी विकट स्थिति में पशुपालक हमारे साथ हैं। तो उनको पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए और बैंक वालों से भी हमने कह दिया, आप दिल खोल के गांव वालों को लोन दो पशु लाने के लिए, और दिल खोल के लोन दोगे तो उसकी गारंटी अजमेर डेयरी लेती है। पशुपालक, हर पशुपालक आप समय पर लोन चुकाएगा और पशु 6-8 महीने में उसका खर्चा बेटा हो जाएगा। तो ऐसी ये महत्वपूर्ण हमारे जो उपलब्धि थी। भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग मामलों में तेज और प्रभावी कार्रवाई करके कानून व्यवस्था की मजबूत मिसाल पेश की है। पहली कार्रवाई सांथलका क्षेत्र में कथित लूट की जानकारी मिलने पर शुरू हुई, जहां पर तेजपाल ने 15,000 रुपए लूटे जाने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तकनीकी जांच में मामला खुल गया और उसके पूर्व साथी दिनेश के साथ में दोनों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी की शिकायत पर अभियान चलाया। पूछताछ में सूरज पासवान ने चोरी कबूल की और उसके पास से 5 घरेलू सिलेंडर और एक टेम्पो भी बरामद किया। एसपी प्रशांत किरण और एएसपी अतुल साहू के निर्देशन में की गई इन कार्रवाइयों की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। तो इस कार्रवाई के तहत 5 गैस सिलेंडर बरामद किए जाते हैं और ये आरोपी आप देख सकते हैं भिवाड़ी पुलिस के शिकंजे में है। लूट की झूठी साजिश का मात्र 2 घंटे में ही खुलासा होता है और ये 5 सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए। दतिया में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में गंभीर खामियां सामने आई, खासकर सफाई, भोजन और गर्म पानी की हालत खराब पाई गई। जब कलेक्टर ने कर्मचारियों से सवाल किए तो उन्होंने स्थिति को ठीक दिखाने की कोशिश भी की, जबकि गंदगी साफ देखने को मिल रही थी। पिछले कुछ समय में नई टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। तो दतिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब अचानक से औचक निरीक्षण यहां पर किया जाता है तो असली तस्वीर सामने आती है। कलेक्टर ने सख्त दिशा निर्देश दिए। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कलेक्टर साहब खुद गंदगी बताते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे में मरीजों की सुविधाओं में बड़ी खामियां यहां पर देखने को मिलती है। जो मरीज हॉस्पिटल की चौखट पर इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां पर अच्छी तरह से ठीक होंगे, अच्छे माहौल में ठीक होंगे, लेकिन जब तस्वीरें उलट देखने को मिलती है तो हताशा भी होती है और ऐसे में खामियों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश यहां पर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पिछोर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने 4-5 महीने से वेतन न मिलने पर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के निवास पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने अधिकारियों के द्वारा वेतन मांगने पर निष्क्रियता पत्र थमाने और लगातार काम लिया जाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने बीपीएम हर्ष पुरोहित पर दुर्व्यवहार और डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा पर
अल्ट्रासाउंड के लिए अवैध शुल्क लेने के गंभीर आरोप भी लगाए। विधायक ने जल्द वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया, जबकि अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि नए एसएनए स्पर्श पोर्टल के कारण देरी हुई है, जल्द भुगतान किया जाएगा। ने मीटिंग रखी थी विधायक जी से ही पूछ के, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। वो भोपाल में है, विधानसभा चल रही है इसलिए। तो यहाँ पे कुछ बहनों की समस्याएं थी, तो आज हमने रेस्ट हाउस में यहाँ पे बैठक रखी हुई है। जो बहनों का 4 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बैठक रखी थी। ये सरासर आरोप निराधार है। सारी प्रसूति महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार, चिकित्सीय परामर्श के अनुसार सारी चिकित्सीय सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा आशाओं द्वारा आरोप लगाए गए सारे निराधार। आशा एवं आशा सुपरवाइजर का 5 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, जिससे सभी को सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक मेरी आशा बहन, आज मैंने इकट्ठा किया था, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष भवानी दीदी जी हैं, उनको बुलाया था आज हमने हमारी समस्या को समाधान करने के लिए। तो एक मेरी बहन है, वो गेहूँ बेच के यहाँ पे आई है। आप बताइए कितनी समस्या का सामना करना। पिछोर में कम टीकाकरण स्वीकार्यता की चुनौती से निपटने के लिए पिछोर बीएमओ ने उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत एक विशेष कार्यशाला आयोजित की, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के उद्देश्य के अनुरूप इस पहल में गांव के सरपंचों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया। बीएमओ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सत्रों पर उपस्थिति बढ़ाने और छूटे हुए बच्चों को कवर करने के लिए इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता जरूरी है। उन्हें टीके के महत्व को समझाकर अपने अपने इलाके में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कदम जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए संपूर्ण सुरक्षा चक्र सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो पिछोर में टीकाकरण क्रांति यहाँ पर देखने को मिली है और एक विशेष कार्यशाला इसी के लिए आयोजित की जाती है, जिससे जागरूकता और ज्यादा बढ़े। शासन की ये मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की स्वीकार्यता बहुत कम है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकार्यता कम है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रभावशाली लोग हैं, सरपंच साहिबान हैं, शिक्षक हैं, दूसरे समाज सेवी हैं, धार्मिक लोग हैं, इन सब लोगों की सहभागिता इस प्रोग्राम में हो सके और ये लोग अपने गांव में जाकर जो छूटे हुए बच्चे या ऐसे लोग जो टीकाकरण को अपनाते नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो टीके लगवाते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का प्रभाव गांव में होता है, अतः टीकाकरण का जो परसेंटेज है वो 100% करने के लिए इन लोगों की भूमिका, टीकाकरण सत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लाभ लें। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको एक उन्मुखीकरण कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें लोगों को समझाइश दी गई, टीकों के बारे में बताया गया और ये अपने अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण हेतु, स्वास्थ्य सेवाएं हेतु प्रेरित कर सकें। इस